नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है। हर चीज बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं बिंदुओं पर विधिवत चर्चा करेंगे कि क्या क्या है योग्यता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया। देखिए, अगर हम एलटी ग्रेड में योग्यता की बात करें, एलटी ग्रेड जैसा कि आप जानते हैं, जिसे आप माध्यमिक में टीजीटी कहते हैं, उसी को जीआईसी में एलटी ग्रेड का नाम दिया जाता है। तो अगर आप योग्यता की बात करें तो विज्ञापन में बिल्कुल स्पष्ट है कि स्नातक विषय में आपका हिंदी होना चाहिए ना। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, विज्ञापन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है स्नातक विषय हिंदी के साथ। अब यहां एक बहुत बड़ा मामला फंसता है। मामला ये फंसता है कि हमारे तमाम बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारा तो बीए में 2 साल ही हिंदी थी, क्या हम योग्य हैं? तो ये बात मैं एक लाइन में स्पष्ट बता दूं कि 2 वर्ष तक बीए में 2 वर्ष तक आपने जो जो विषय पढ़े हैं उन विषयों से आप स्नातक माने जाते हैं। 2 वर्ष तक बीए में आपने जो जो विषय पढ़े हैं आप उन विषयों से स्नातक माने जाते हैं। इसलिए अगर बीए में 2 वर्ष तक, 3 वर्ष के बीए में अगर 2 वर्ष तक आपकी हिंदी है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब इसका ये संदेह बिल्कुल दूर हो गया। दूसरी चीज है इंटरमीडिएट या समकक्ष संस्कृत के साथ। देखिए, ये चीज थोड़ा सा जो है पीड़ादायक है। इसलिए पीड़ादायक है कि भाई बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने माध्यमिक की, चूंकि ये तो 7-8 साल बाद विज्ञापन आया, जिन्होंने माध्यमिक की परीक्षा देने के लिए बीए एकल सब्जेक्ट से कर रखा है, सिंगल सब्जेक्ट से बीए कर रखा है, पर 2018 का विज्ञापन जब जारी हुआ था तब से सभी बच्चे अलर्ट हो गए थे। और जो है 2018 के विज्ञापन के जारी होने के बाद से जो है तब सभी बच्चे अलर्ट हो गए थे। और इस स्थिति में जो है अब बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इंटर संस्कृत से कर लिया है। अगर आपने नहीं, कोई भी बच्चा जो बाय द वे आपके परिचित हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई साहब हमने नहीं किया, क्या करें? तो उन्हें बताना कि किसी जीआईसी स्कूल में चले जाओ ना भैया, यूपी के। अगर आप यूपी से हैं, किसी जीआईसी में जाना, वहां जाकर उनसे पूछ लेना कि सिंगल सब्जेक्ट का प्राइवेट फॉर्म कब भरा जाएगा। वो बता देंगे, उस समय जाके फॉर्म भर लेना। एक दिन एग्जाम होगा संस्कृत का, जैसे बीएड जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके साथ आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगी, बात खत्म। ठीक है, तो अब इंटर वाला ही भर सकता है, अगर जिसका बीए में संस्कृत है वो नहीं भर सकता है। मतलब अगर इंटर बीए दोनों में है, ये मत सोचना अगर इंटर बीए दोनों में है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर मिनिमम इंटर में होना चाहिए। अगर जिसका इंटर में संस्कृत नहीं है वो नहीं भर सकता है फॉर्म को। क्लियर? बीएड परीक्षा, अच्छा इसमें से ये भी ध्यान रखना, तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण होनी चाहिए। नहीं कि हमने इंटर में इस बार फॉर्म भर दिया है तो हम भर दें। अपीयरिंग कोई मान्य नहीं है। ये जितनी भी क्वालिफाइंग एग्जाम है ये सब आपको पास होना जरूरी है। परीक्षा की अंतिम तिथि तक फॉर्म भरने की, मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इनकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आई होप कि अब योग्यता में कोई आपको संशय नहीं है। बीए 2 साल हो या 3 साल हिंदी हो, बिल्कुल स्पष्ट आप भर सकते हैं। इंटर में संस्कृत होना चाहिए अनिवार्य रूप से। अगर बीए में है, इंटर में नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। इंटर बीए दोनों में है तो द बेस्ट है, वरना कम से कम इंटर में जरूर होना चाहिए और बीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इतना चीज आपका अनिवार्य है, बीएड मतलब जो है उत्तीर्ण। फिर उसके बाद अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा बेटा जो है न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। अब आप कहोगे कि सर किस डेट से काउंट की जाएगी? तो 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को जिसकी आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर कुछ छूट भी तो मिलती है। तो देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें महिला पुरुष का अलग अलग उल्लेख नहीं है। चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, 5 वर्ष की छूट सबको है ना। ओबीसी, एससी, एसटी, 5 वर्ष की छूट सबको है। ठीक है, यही नहीं, अगर आप कोई खिलाड़ी हैं या आप माध्यमिक के अध्यापक हैं,
ना। जैसे आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थ्रू आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपको भी एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप विकलांग हैं ना तो 50 वर्ष की आयु तक आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, मतलब पूरी 10 साल की छूट है विकलांग को। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, सेना से हैं, तो नौकरी छोड़ने के 3 वर्ष बाद तक। ये कुछ चीजें हैं जो लोग नहीं बताते हैं, केवल बस यहीं तक बता के रह जाते हैं। पर बहुत से हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों से बिलोंग करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि यार किस वीडियो में हमारे बारे में बताया गया। इसलिए मैंने एक एक चीज बता दी कि आप जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ओबीसी, एससी, एसटी को आयु उम्र में 5 वर्ष की छूट है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। अगर आप कोई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी या माध्यमिक के अध्यापक हैं, तो आपको आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप विकलांग हैं तो 10 वर्ष की छूट है, आप 50 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जब आप रिटायर होकर आ रहे हैं उसके अगले 3 वर्ष तक आप एग्जाम दे सकते हैं। ये रही हमारी आयु सीमा। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें से जो बच्चे देख रहे होंगे हमें, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं तो आपसे कम से कम 30% कम सिलेबस, कम से कम 30% कम आपका जो है यहां सिलेबस दिया गया है, कम से कम 30% तक जो है सिलेबस कम है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो देखिए जितना आपको वहां पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास उतना यहां पढ़ना है, टोटल सेम टू सेम है। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गद्य में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, व्यंग्य। मतलब हिंदी साहित्य इतिहास जितना आपको वहां पढ़ना उतना यहां भी पढ़ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ एक चीज में है क्या कि रचना और रचनाकार ये तो ठीक है, काव्य का स्वरूप, मतलब जो आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं माध्यमिक में, वहां आप बहुत ज्यादा काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। भाई काव्य शास्त्र की शुरुआत कहां से हुई, काव्य शास्त्र को कितने कालों में बांटा गया, फिर कौन कवि किस काल का है, उसका परिचय क्या है, फिर उसके बाद कितने संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों का परिचय, कौन किसका विरोधी संप्रदाय है, कौन किसका सहयोगी संप्रदाय, दुनिया भर की बातें आपको पढ़नी पड़ती हैं। और उसके अलावा जो है रस, छंद, अलंकार वगैरह वगैरह सब कुछ अलग से भारतीय काव्य शास्त्र। पर यहां आपको काव्य शास्त्र के नाम पर रस पढ़ना है, उसमें भी रस संप्रदाय नहीं, रस रस उसके अवयव, ठीक है। छंद, कुछ छंद दिए गए हैं जिसमें कुछ मात्रिक छंद है, कुछ वर्णिक छंद है, जैसे दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरवय, छप्पय, हरिगीतिका, ये इतने तो आपको मात्रिक छंद पढ़ने हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलका, कवित्त, सवैया, ये वर्णिक छंद पढ़ने हैं। इसके अलावा अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्ति, अनन्वय, ये पढ़ने हैं। और शुद्ध रूप से अगर काव्य शास्त्र की बात हम करें बेटा, जो माना जाए कि काव्य शास्त्र में, तो आपको 2 चीज पढ़ना, काव्य गुण, काव्य दोष। क्योंकि ये सब तो हम सामान्यतः हिंदी के व्याकरण में पढ़ लेते हैं। तो अगर काव्य शास्त्र के नाम पर आपको कुछ पढ़ना है तो केवल 2 चीज पढ़ना, काव्य गुण और काव्य दोष। तो इसलिए एलटी ग्रेड में ये भी एक चीज ये भी है कि टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा यूपी के बहुत कम सिलेबस है काव्य शास्त्र का, न के बराबर है। एक बड़ा फायदा और है, क्या आपको यूपी में कम से कम मान लीजिए प्लेटो से लेके प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कम से कम 7-8 तो पाश्चात्य काव्य शास्त्री पढ़ने पड़ते हैं, लोंजाइनस, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, 5-7 तो आपको 8-7-8 तो जो है पाश्चात्य, यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का नाम ही नहीं है, ये भी आपका अच्छा है। रह गई बात, अगर हम बात करें भाषा विज्ञान की, तो भाषा विज्ञान का भी यहां सिलेबस केवल उतना है जितना पेट या टेट या सुपर टेट का होता है। जी हाँ, जब आप माध्यमिक में पढ़ते हैं तो वहां आपको भाषा, परिवार, फिर अभ्रंश, पाल, इपाक, प्राकृत, अवहट, ये दुनिया भर की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ कुछ नहीं है, सीधा सीधा हिंदी की विभाषाएं या बोलियां मतलब अभ्रंश, अभ्रंशों से बोलियों का उत्पत्ति, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास
और सुधार। तो बिल्कुल वही जो टेट या पेट या स्टेट का सिलेबस होता है उतना ही भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान में भी बहुत राहत है आपको। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में कारंग, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, मतलब ये देखिए व्याकरण में भी बहुत रिलैक्स है आपको। क्यों? क्योंकि ना आपको संज्ञा पढ़ना, ना आपको वर्ण पढ़ना, न वर्णमाला पढ़ना, न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न क्रिया है, न विशेषण है, न क्रिया विशेषण है, न अव्यय है, न निपात है। ये जितने भी व्याकरण के मेन टॉपिक है जहां उलझाऊपन होता है वो सब यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा वही विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक सब लोकोक्ति, मुहावरा रटो और भारत माता की जय करो। संस्कृत में जितना वहां पढ़ना है उतना यहां भी पढ़ना है। क्या? कालिदास, भवभूत, भारव, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, वाणभट्ट, और संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, सर्वनाम मतलब वो धातु रूप पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, और कारक पढ़ना है, और अनुवाद पढ़ना है। तो संस्कृत का सिलेबस तो उतना ही है जितना कि यूपी में, सेम वही सिलेबस। हिंदी साहित्य, इतिहास और संस्कृत का सिलेबस वही है, पर काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान में मान के चलिए कि कम से कम जो है 60% सिलेबस कम, 60% सिलेबस कम है। तो इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं कि हम टोटल में अगर मूल्यांकन करें तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उससे 30% सिलेबस यहां कम है, उसका 70% सिलेबस। तो सिलेबस कम है इसलिए आसानी पढ़िएगा। दूसरी बात, अब मैं चर्चा कर दूं परीक्षा पैटर्न। देखिए परीक्षा पैटर्न आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी परीक्षा 2 भाग में होगी, प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस। ठीक है, जो प्री होगा उसमें 120 नंबर का विषय होगा, विषय मतलब आपका हिंदी ना, और ये प्रश्नों की संख्या जो है 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न, 120 अंक। दूसरा है 30 प्रश्न जो होगा ये होगा 30 प्रश्न आपका जीके, जीएस और समसामयिकी, समसामयिकी, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स, इसके होंगे ये 30 अंक के। अब यहां मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जो बात शायद आप लोगों ने न गौर की हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आपको जो है, आपको बेटा जो है ये चीज नोट कर लेना, इन दोनों में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब 120 का 40%, मतलब 12 चौक 48, 48 प्रश्न। आपको कम से कम 48 प्रश्न जो है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको कम से कम 48 प्रश्न जो है विषय में करना है। और 30 अंक, 30 अंक का मतलब 3 चौक के 12, 12 प्रश्न आपको कम से कम जो है, 12 प्रश्न जो है आपको कम से कम जो है जीएस जीके में करना है। और मैं आपको बताऊं, पिछली जो 2018 का विज्ञापन था उसमें आपने देखा होगा कि हमने वीडियो में एक बताया भी था आपको कि 1600 पद कंप्यूटर के खाली रह गए। क्या ऐसा है 70-75 लोगों ने ही फॉर्म भरा था कंप्यूटर में? नहीं, लोग क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, 40% ला ही नहीं पाए। विज्ञान में पद खाली रह गए, गणित में पद खाली रह गए, बायोलॉजी में पद खाली रह गए, बहुत सारे पद खाली रह गए क्योंकि लोग क्वालिफाई कर नहीं पाए। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जीके जीएस को ढंग से पढ़िएगा ताकि 12 प्रश्न आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये तो रहा प्री का पैटर्न। अब अगर मैं यहां अलग से बात करूं मेंस की, तो देखो बेटा मेंस का पाठ्यक्रम तो यही रहेगा क्योंकि इन्होंने सिलेबस तो कोई मेंस का अलग से दिया नहीं है, पर हां परीक्षा पैटर्न इन्होंने जो है मेंस का अलग से दिया है। क्या कि मेंस में जो है टोटल आपका जो प्रश्न होगा वो 200 अंक का होगा। ठीक है, 200 अंक का होगा टोटल। इसमें जो है हां 8 प्रश्न, सॉरी हाँ हाँ, 1 मिनट जरा सा रुक जाओ यार, दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया ना। हाँ ठीक है, इसमें आपके हाँ 10 प्रश्न होंगे,
8 अंक के, तो 10 अट्ठे 80, 80 नंबर। और 12 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे 12 अंक के, ठीक है। तो 12 दहा में 120 अंक, और इस तरह से जो है टोटल आपका 200 अंक का पेपर होगा। जो 10 प्रश्न होंगे 8 अंक के, ये लघुत्तरी टाइप के होंगे, और जो 10 प्रश्न होंगे 12 अंक के, ये जो है दीर्घोत्तरी टाइप के होंगे। तो टोटल 20 प्रश्न आपको मेंस में लिखने पड़ेंगे, और उन 20 प्रश्नों का 200 अंक होगा। तो ये रहा आपका परीक्षा पैटर्न, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है, और चयन प्रक्रिया, अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं तो इस बात पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं चयन प्रक्रिया, क्योंकि तमाम बच्चों के मन में ये जिज्ञासा है कि क्या प्री के नंबर जुड़ेंगे, क्या कैसे होगा। ना भैया, मेरी बात समझ लो, अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। चयन प्रक्रिया जो है, इसमें जो प्री, हट जाओ यार, जो प्री परीक्षा है आपकी, ये प्री परीक्षा जो है केवल क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग है ना, केवल ये क्या है, क्वालिफाइंग। प्री केवल क्वालिफाइंग है, जो आपका चयन मेंस के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये है चयन प्रक्रिया। अब भैया 120 200 में से कितना नंबर आप ला पाते हो, कितने नंबर पर आपका चयन बनता है। तो आई होप कि थोड़े समय में एक एक चीज हमने आपको विधिवत समझा दी। तो बस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।